आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारा घर हमारा विद्यालय। नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 के बाद दुनिया में बहुत कुछ बदलाव हुआ, बहुत सारी चीजें बदल गईं, बहुत सारी चीजें ठहर गईं। जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस पर इसका असर ना हो। एक वायरस, अदन्य से वायरस ने दुनिया को किस तरह से प्रभावित किया है, ये अपने आप में अप्रत्याशित है, अकल्पनीय है। लेकिन इन सब के बावजूद मनुष्य की जो जिजीविषा है वो निरंतर जारी है और हम इस पर विजय पाने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक दिन विजय भी मिलेगी। इस बीच जीवन जीने के लिए चीजें सामान्य रूप से चलती रहें, निरंतर हम कुछ न कुछ प्रयास करते रहते हैं। कोविड-19 का एक बहुत बड़ा असर बच्चों की जो शिक्षा दीक्षा है, उनके जो विद्यालय हैं, उनकी जो पढ़ाई लिखाई है, उनकी जो परीक्षाएं हैं, उस पर पड़ा है। इस सब के बावजूद शासन ने निरंतर ये प्रयास किया है कि बच्चों के जो सीखने की जो निरंतरता है, जो प्रक्रिया है, पढ़ने लिखने की जो आदत है, पढ़ने लिखने की जो प्रक्रिया है, वो बाधित ना हो, उसकी निरंतरता बनी रहे। तमाम तरह के जो भी संसाधन है उनका उपयोग किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन ने भी तमाम प्रयास किए हैं। उन प्रयासों के बारे में हम जानेंगे। एक और परिकल्पना अभी शासन ने की है, मध्य प्रदेश शासन ने, हमारा घर हमारा विद्यालय, उस पर भी हम विस्तार से जानेंगे। प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन श्रीमती रश्मि अरुण शमी हमारे साथ हैं। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारा घर हमारा विद्यालय, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, क्या सोच करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण पिछले शैक्षणिक सत्र के कुछ आखिर के दिनों में स्कूल हमको बंद करना पड़ा। तो पिछले साल तो सिर्फ इम्तिहान नहीं हो पाए, वो भी छोटे क्लासेस के। लेकिन इस साल जो इस शैक्षणिक सत्र को अगर कहें तो शैक्षणिक सत्र सामान्यतः 1 अप्रैल से प्रारंभ हो जाता है और 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक क्लासेस चलते। उसके बाद 15 जून से पुनः क्लासेस प्रारंभ हो जाते। किंतु ये जो एक अभूतपूर्व परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं कोविड की, इसके कारण से हम सब जानते कि अप्रैल से लेकर के अभी तक और जुलाई के अंत तक स्कूल्स बंद रहेंगे। जुलाई के अंत में निर्णय लिया जाएगा कि स्कूल्स आगे किस प्रकार से खोले जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में हम ये नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चों में किसी किस्म का लर्निंग लॉस हो और वो पढ़ाई से उनका जो संबंध है वो उसमें कोई ब्रेक आए और बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसको भूल जाएं। इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे बीच में प्रयास हम लोगों ने किए थे ग्रीष्म अवकाश के दौरान कि बच्चे पढ़ाई से जुड़े रहें। अब लेकिन हम रेगुलर जो सेशन है उसके जो रेगुलर वर्किंग डेज हैं वो हम खो रहे हैं एक किस्म से लॉकडाउन और इन परिस्थितियों के कारण। इसलिए जरूरी है कि बच्चों में एक किस्म से पढ़ाई से उनका जुड़ाव एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से फिर से प्रारंभ कर दिया जाए और स्कूल्स चाहे जब भी खुलें तब तक बच्चों का कुछ तैयारी हो जाए और वो जो शुरुआत के 2 या 3 चैप्टर्स हैं जो घर पर सरलता से बच्चे किसी बड़े की सहायता से पढ़ सकते हैं, उसकी उनकी तैयारी हो जाए, जिससे जब वो स्कूल आए तो उनका बहुत अधिक नुकसान ना हो पढ़ाई का। यही सोच करके हमारा घर हमारा विद्यालय चलाया गया है। उसका उद्देश्य ये है। योजना के अंतर्गत क्या करेंगे ये मैं आपको संक्षेप में बता देती हूँ। संक्षेप में ये है कि हम हमारे सभी शिक्षकगण बच्चों को किताबें बांट रहे हैं, वर्कशीट्स बांट रहे हैं और उन्हें बताया जाएगा फोन के माध्यम से या घरों पर संपर्क करके कि बच्चे सप्ताह में क्या पढ़ सकते हैं। माता पिता से, अभिभावक गणों से ये अनुरोध किया जा रहा है कि बच्चा प्रतिदिन हो सके तो 10 से 1 बजे तक, अगर 10 से 1 बजे तक संभव नहीं है तो दिन में किसी एक निश्चित समय पर बच्चा बैठे और पढ़ाई करे। घर का एक स्थान निर्धारित कर दिया जाए जहां बच्चे को बैठ के पढ़ाई करनी है ताकि एक रूटीन बन जाए बच्चे का। और प्रारंभ में सुबह में जो टाइम दिया गया है उसमें एकेडमिक इश्यूज पे काम करना है, जो चैप्टर्स हैं टेक्स्ट बुक्स के उस पे पढ़ना है और शाम के वक्त 1 घंटा खेल कूद से और जो सांस्कृतिक कोई गतिविधियां हैं या घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बातचीत करके अन्य चीजें सीखनी है। आइडिया यही है कि बच्चों की पढ़ाई ना रुके और स्कूल की तर्ज पर रेगुलर एक रूटीन उनका बन जाए
और बच्चे बेहतर तरीके से काम सीख सकें। टीचर्स इसमें जुड़े रहेंगे, बार बार जाके संपर्क करके देखेंगे कि बच्चों ने क्या पढ़ा। अगर उन्हें कोई कठिनाई आ रही है तो उस कठिनाई को रिजॉल्व करेंगे और बच्चों को गाइड करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर स्कूल जब बंद है, ऐसी स्थिति में बच्चों की जो पढ़ाई है उसका नुकसान ना हो, घरों में ही स्कूल जैसा एक वातावरण रहे और अभिभावकों की मदद से, माता पिता की मदद से और शिक्षकों के सहयोग से शासन की व्यवस्था है, शासन की मंशा है कि उनको ऐसा वातावरण मिले कि उनकी पढ़ाई लिखाई जारी रखे। कोई संदेश विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए, शिक्षकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप, कोई मैसेज? जी, सबसे पहले तो मैं शिक्षक भाई बहनों से अनुरोध करना चाहूंगी। मैं जानती हूँ ये बहुत कठिन समय है और उसके बावजूद वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि वो इसमें अपना पूरा योगदान दें, पूरा सहयोग दें, क्योंकि उनका सहयोग और मार्गदर्शन इस समय बहुत इम्पोर्टेंट है। माता पिता से मेरा अनुरोध ये रहेगा कि फिर से मैं समझ रही हूँ कि घरों में इस वक्त कठिनाई है। बहुत समय माता पिता को बाहर काम पे जाना पड़ता है, घर में छोटे बच्चे अकेले रहते हैं। स्कूल होता था तो उनको असुविधा कम होती थी, इस वक्त असुविधा है, दिक्कतें बहुत हैं। लेकिन फिर भी बच्चों में पढ़ाई की आदत बनी रहे और बच्चे पढ़ाई से जुड़े रहें ताकि जब स्कूल खुले तो वो तेजी से आगे बढ़ सके। इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक रूटीन बच्चों का क्रिएट कर दिया जाए और इसीलिए हमारा घर हमारा विद्यालय स्कीम हम चालू कर रहे हैं। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, बच्चों से सभी से मेरा अनुरोध यह है कि वो इससे जुड़े और इसको खुश होके करें, इसको बोझ की तरह ना लें, क्योंकि जो भी जब कोई नई चीज सीखते हैं तो एक अलग ही किस्म की खुशी होती है, उल्लास होता है। तो जब बच्चे इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे और रोज मेहनत करेंगे तो वो खुद ही पाएंगे कि वो बहुत अच्छे से चीजों को समझ पा रहे हैं और जब स्कूल्स खुलेंगे तो उनको बहुत आनंद आएगा पढ़ाई में। ये थी प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन श्रीमती रश्मि अरुण शमी। और अब हमारे साथ हैं राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त श्री लोकेश कुमार जाटो जी। हमें बताएं कि जैसे जुलाई का ये प्रथम सप्ताह है, अब तक शैक्षणिक सत्र आरंभ हो जाते हैं, लेकिन विडंबना इसको कहें कि ग्रीष्मावकाश समाप्त होने के बाद भी आज तक विद्यालय नहीं खुल पाए हैं। 31 जुलाई तक तो विद्यालय घोषित रूप से बंद ही हैं। इसके बाद भी कुछ निश्चित नहीं है कि विद्यालय कब खुलते हैं, नहीं खुलते हैं या किस रूप में खुलते हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, शासन ने अच्छे से समझा है इस चीज को और उसके अनुसार व्यवस्थाएं भी की हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके क्या प्रयास हैं, कैसे विद्यार्थियों की पढ़ाई की निरंतरता बनी रहे, कैसे आपने व्यवस्थाएं की हैं? हम सभी समझते हैं कि जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो एक कॉन्टिन्यूम होता है और जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि क्रेडल टू ग्रेव, यानी कि जीवन पर्यंत चलने वाली जो शिक्षा और सीखने की जो पद्धति होती है उसमें यदि विशेषकर छोटे आयु कम उम्र के बच्चों के लिए अगर इस प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न होता है और ये कॉन्टिन्यूम ब्रेक होने से जो व्यवधान उत्पन्न होता है उससे कई बार बच्चों में लर्निंग गैप यानी कि जो सीखने की क्षमता होती है उसमें एक व्यवधान उत्पन्न होने लगता है। तो हम लोगों ने विभागीय स्तर पे और हमारे जो शिक्षक साथी हैं, हमारे पालक हैं, उनसे हम लोगों ने एक चर्चा की और यह पाया कि प्रायः हमारे प्रत्येक हाउस होल्ड में, प्रत्येक घर में 3 या 4 डिवाइसेस होती हैं जो मौजूद होती हैं, जिसमें मोबाइल है, रेडियो है, टीवी है। तो फिर हमने ये प्रयास किया कि क्यों ना इन तीनों डिवाइसेस का उपयोग कर हमारी जो शैक्षणिक सामग्री है कैसे हम अपने बच्चों तक, पालकों तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हमने एक योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम प्रारंभ किया। अप्रैल से जून की अवधि में हमने रेडियो के माध्यम से रेडियो स्कूल प्रारंभ किया। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के माध्यम से हमने एक प्रोग्राम प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त मोबाइल के माध्यम से हमने डिजिलैब कार्यक्रम प्रारंभ किया। अब क्योंकि अगर ये सामान्य वर्ष होता तो हमारा शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ होता और क्योंकि हम अपना नॉर्मल शैक्षणिक सत्र प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोगों ने प्रयास किया कि क्यों ना बच्चे घर में जहाँ रहते हैं उसी को एक स्कूल की अवधारणा में हम लोग चेंज करें और इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से लॉन्च करें कि जहाँ पे घर में जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माँ बाप है, भाई बहन हैं, वो क्यों ना स्वयं एक शिक्षक की भूमिका अदा करें और अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करें। हमारा घर हमारा विद्यालय, ये अपने आप में बड़ा आकर्षक ये टाइटल है। इसकी जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अलग तरह का है। एक ये कह लें कि नवाचार आपका है, शासन का है। लेकिन प्रश्न ये है कि घरों में विद्यालय जैसा परिवेश, विद्यालय जैसा माहौल कैसे बन पाएगा, कैसे बनाएंगे?
ये बहुत ही रोचक प्रश्न है, क्योंकि जब हम स्कूल या शाला की बात करते हैं तो हमारे मन में एक आकृति उभरती है जहाँ पे शाला की बिल्डिंग होती है, एक कक्षा होती है, उसमें ब्लैक बोर्ड होता है, बच्चों के बैठने की व्यवस्था होती है और एक टीचर होता है। लेकिन एक फॉर्मल स्कूल की सोच में जो बिंदु हम भूल जाते हैं वो यह है कि बच्चा जब स्कूल आता है उसके पहले ही वो बहुत सारी चीजें सीख चुका होता है। उदाहरण के लिए हमारे टीचर या कोई भी शिक्षक बच्चों को बोलना नहीं सिखाता है। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे वो बोलता है, अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है और धीरे धीरे बच्चे का अपना एक स्वयं का एक शब्दकोश बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में भी एक सीखने का वातावरण होता है जो बहुत ही नैसर्गिक और एक ऑर्गेनिक वातावरण होता है, और इस प्राकृतिक वातावरण में जो बच्चा सीखता है वही उसकी प्रथमशाला होती है। और ये सब चीजें सिखाने में घर में जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े भाई बहन होते हैं, जो बच्चे के माँ बाप होते हैं, उन्हीं के माध्यम से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। इसीलिए अगर हम घर पे स्कूल की परिकल्पना की बात करते हैं तो ये कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा कि घर पे स्कूल का वातावरण निर्मित नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से माँ बाप बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उन्हें अच्छी चीजें सिखाते हैं, उन्हें ज्ञान की बातें सिखाते हैं, धर्म की बातें सिखाते हैं, व्यवहारिक ज्ञान की बातें सिखाते हैं, लाइफ स्किल सिखाते हैं, इन सभी चीजों को सिखाने में जिस तरह से हमारे जो पालक होते हैं, माँ बाप होते हैं, उनकी जो भूमिका होती है, उसी भूमिका को हमने और संगठित करने का प्रयास किया है हमारे विद्यालय के कॉन्सेप्ट में। तो आपने परिकल्पना कर ली, बहुत अच्छी सोच आपकी है कि घरों में ही विद्यालय जैसा माहौल निर्मित किया जाए जिससे बच्चे अपनी शिक्षा को जारी रख सकें। प्रश्न ये है कि कैसे आप इसको लागू करेंगे, इसका संचालन कैसे करेंगे, क्या योजना है आपकी इसको जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करने के लिए? तो इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले एक छोटी सी भूमिका के रूप में मैं एक उदाहरण और आपको प्रस्तुत करना चाहूंगा जी, कि बच्चों के जो मन का, मस्तिष्क का जो विज्ञान है, जो कॉग्निटिव साइंस कहती है कि 6 वर्ष की आयु तक बच्चे का करीबन 70 से 80% जो मानसिक विकास है वो हो चुका होता है। तो ये जो आयु वर्ग होती है, और सोचने वाली बात है कि इसमें से कम से 3 से 4 साल बच्चा घर में ही रहता है। तो बच्चों का जो प्रारंभिक मानसिक और शारीरिक विकास होता है वो माँ बाप की देखरेख में ही होता है। और मैं बार बार वही रिपीट करता हूँ कि कई बार हमारे बहुत सारे माँ बाप हैं वो ग्रामीण परिवेश में होने से या वो स्वयं बहुत ज्यादा शिक्षित ना होने से उनके मन में बहुत सारी शंकाएं होती हैं या आत्मविश्वास की कमी होती है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो शायद मैं अपने बच्चों को पढ़ाई में बहुत ज्यादा सहयोग ना कर पाऊं। लेकिन ये सोच बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जो सबसे मुश्किल समय होता है बच्चे को सिखाने का, जब बच्चे के पास स्कूल का कोई एक्सपोजर नहीं होता है, कोई स्कूल का परिचय नहीं होता है, उस समय माँ बाप बच्चे से बातचीत करके, बच्चे से निरंतर वार्तालाप करके बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं। तो जब सबसे मुश्किल समय में, सबसे जो एक फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, जब बच्चे का विकास हो रहा होता है, उस समय जिस तरह से माँ बाप का जुड़ाव बच्चों के साथ होता है, उसी जुड़ाव को आगे भी जारी रखने की हम अपेक्षा माँ बाप से करते हैं। और उन्हें बिल्कुल भी ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि अगर उनके पास स्वयं वो पढ़े लिखे नहीं है तो वो बच्चों को सहयोग नहीं कर सकते हैं। आम परिवार में बच्चों की जब पढ़ाई होती है तो माँ बाप से 2 ही अपेक्षा होती हैं। एक, यदि वो स्वयं पढ़े लिखे हैं तो बच्चों को जो विषय संबंधी विषय वस्तु होती है पाठ्य पुस्तक पढ़ने में, उसमें गतिविधियों में सहयोग कर सकते हैं। लेकिन हर बार बच्चे को अकादमिक सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है। कई बार बच्चों को नॉन एकेडमिक सपोर्ट सहयोग की ज्यादा आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए हमने जो परिकल्पना की है, हमने जो उस कार्यक्रम की जो रचना की है, उसमें हमने 2 चीजें पेरेंट्स से, पालकों से अपेक्षा की है। पहला, शिक्षा का कोना, कि जिस तरह से एक व्यवस्थित घर में हर सामान रखने की जगह होती है, सबके खाने की, सामान रखने की, सोने की जगह निश्चित होती है, उसी तरह से बच्चों की पढ़ाई की जगह है वो निश्चित होनी चाहिए, जिसे हमने शिक्षा का कोना कहा है। तो जब बच्चों के पास एक पूर्व निर्धारित जगह होगी पढ़ने के लिए, तो निश्चित तौर पे स्कूल का एक जो वातावरण है वो अपने आप निर्मित हो सकेगा। दूसरा, जो दैनिक दिनचर्या होती है हमारी, अगर उसमें एक रूटीन बन जाए और उसमें हमें क्या क्या गतिविधि पूरे दिन में करनी है, अगर वो हम एक मानसिक समय सारणी बना सकें, और हमने जो उसमें एक सुझाव के रूप में जो समय दिया है कि 10 से 1 बच्चा जब पढ़े तो उसे कोई और घर का काम ना बताया जाए। घरेलू काम करना बहुत आवश्यक है, बच्चे उसे भी सीखते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन पालकों से अपील रहेगी, एक आग्रह रहेगा कि प्रातः 10 से दोपहर 1 जो 3 घंटे की अवधि है,
आपको जो भी काम कराने हैं या कोई और जो घर की व्यवस्थाएं होती हैं उसमें अगर बच्चों का सहयोग आवश्यक है तो कृपया करके सुबह 10 के पहले या दोपहर में 1 के बाद कराएं। यानी जो पढ़ाई का समय निर्धारित है उस पर सिर्फ पढ़ाई का ही काम होना चाहिए। जी हाँ, बहुत अच्छी सोच है, बड़ी अच्छी ये परिकल्पना है और बड़ा ये उपयोगी भी है। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि दैनिक आधार पर किन किन विषयों का और अवधारणाओं को पढ़ना होगा, बच्चे किन किन चीजों पर फोकस करेंगे और उन्हें जो उससे जो भी सामग्री है, शैक्षिक सामग्री है, वो कैसे उपलब्ध होगी, कहाँ से मिलेगी उनको? जी, इसमें हम लोगों ने जो कार्यक्रम की संरचना में जब डिजाइन कर रहे थे उस समय हम लोगों ने ये पहलू पे बहुत ध्यान दिया कि ये सामान्य समय नहीं है, ये थोड़ा सा मुश्किल भरा समय है, चुनौती भरा समय है। कई बार बच्चों के पास मोबाइल उपलब्ध नहीं होते हैं, रेडियो उपलब्ध नहीं होता है, या मोबाइल है तो उसमें रिचार्ज नहीं है, या मोबाइल का कोई और उपयोग कर रहा है। तो इन सब चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमने एक सुविधा का संतुलन बनाने का प्रयास किया है, जहां पे हमने ये प्रस्तावना रखी है कि बच्चे के पास सीखने के 5 माध्यम उपलब्ध हैं वर्तमान में। पहला है मोबाइल, रेडियो, टीवी, जो पाठ्य पुस्तक हम लोग दे रहे हैं, और बच्चों को हमने जो वर्क बुक्स दी हुई हैं। तो इन 5 ही सीखने के जो रिसोर्सेज है इसका एक सामंजस्य स्थापित किया है हम लोगों ने, और प्रयास किया है कि 10 से 1 में जब बच्चा बैठे तो जो कार्यक्रम हम रेडियो और टीवी पे बता रहे हैं उसको पढ़ के और अच्छी समझ विकसित करने के लिए बच्चे के पास जो टेक्स्ट बुक है, जो पाठ्य पुस्तक है, बच्चा उसको देखे, और बच्चे ने अपनी पाठ्य पुस्तक से अपनी वर्कबुक पढ़ के और टीवी, रेडियो या मोबाइल के माध्यम से जो उसको शिक्षण सामग्री हम लोग उपलब्ध कराएंगे, उससे बच्चे ने क्या सीखा है इसको अभ्यास के रूप में अपनी जो अभ्यास पुस्तिका है या जो वर्कबुक हमने दी है उसमें बच्चा करे। तो पहले जो हम लोग अलग अलग डिवाइसेस का उपयोग करके अलग अलग शैक्षिक सामग्री दे रहे थे, अब हमने उन सभी को इंटीग्रेट करके प्रयास किया है कि हमारे सभी डिवाइसेस में जो शैक्षिक सामग्री हम लोग दे रहे हैं उसको हम लोग सामंजस्य स्थापित कर सकें बच्चों के पास जो किताब है और जो वर्कबुक है। इसमें जो विचारणीय बिंदु यह भी था कि हर बच्चे के पास मोबाइल, टीवी और रेडियो नहीं होगा, परंतु जुलाई के महीने में हर बच्चे के पास किताब और वर्कबुक होगी। तो अधिकांश बच्चों के पास जब किताब वर्कबुक होगी तो हम उसी को आधार मान के हम लोग टीवी, रेडियो और मोबाइल पे जो हम सामग्री देंगे उसको ध्यान में रखेंगे। तो यानी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, वर्कबुक हैं, उनका भी इस्तेमाल इस प्रक्रिया में होगा, बच्चे उसको कर सकेंगे। अच्छा, एक बात हमें जानेंगे, जैसे मान लीजिए कोई पालक है वो अपने बच्चों को इस कार्यक्रम के तहत, जो आपका ये कार्यक्रम है, इसके तहत ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, जी, कैसे वो अपनी भूमिका का निर्वहन बखूबी कर सकते हैं? आप क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, किस तरह से आप उम्मीद करते हैं कि कोई भी पालक बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके? जैसे पूर्व मैंने जिक्र किया था कि 2 बिंदु जो मैंने रेखांकित किए थे। पहला ये कि हमारा जो पढ़ाई का समय है उस समय बच्चों से प्रयास किया जाए कि उन्हें कोई और काम ना दिया जाए, घर का कोई और काम, बाहर का कोई और काम ना दिया जाए। 10 से 1 हमने जो सुझाव दिया है, पालक प्रयास करें कि 10 बजे से लेके 1 बजे तक बच्चा पढ़ाई करे। अगर ये संभव नहीं हो पाता है तो दिन के कोई और 3 घंटे निकाल के बच्चे लगातार पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रेरित करें कि बेटा कम से कम आपको 3-4 घंटे तो दिन में पढ़ना ही है। दूसरा, कुछ शैक्षणिक सामग्री आवश्यकता हो सकती है, कॉपी है, पेन है, स्लेट्स हैं, तो इस तरह की जो सामग्री है वो भी पेरेंट्स बच्चों को उपलब्ध कराएं। एक इस कार्यक्रम में हमने जो रोचक कॉन्सेप्ट रखा है, जो मैं कह रहा था कि एक सुविधा का संतुलन बनाने का प्रयास है, कि ये सामान्य समय नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल समय है बच्चों के लिए भी, पालकों के लिए भी, हमारे शिक्षक साथी हैं उनके लिए भी। तो पढ़ाई के साथ साथ हमने एक और एक बैलेंस बनाने का प्रयास किया है, वो यह है कि जब 10 से 1 का हमारा जो मूल शैक्षणिक गतिविधि संचालित होंगी, इसके साथ साथ शाम को 4 से 5 के बीच में हम एक और रेडियो प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, जहां पे हम बच्चे को खेलकूद संबंधी गतिविधियां, फिजिकल मूवमेंट संबंधी गतिविधियां, क्रिएटिव आर्ट, क्रिएटिव राइटिंग, रीडिंग, इससे संबंधित जो हमारे प्रोग्राम है वो हम लोग प्रारंभ करेंगे। साथ ही हमारी जो घर में जो बुजुर्ग पीढ़ियां हैं, माँ बाप हैं और रिश्तेदार हैं, इनके पास जो एक पीढ़ियों का जो ज्ञान मौजूद है, जो धरोहर है, तो बच्चे जब उनसे वार्तालाप करेंगे तो बच्चे उनसे बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो हमने अपने टाइम टेबल में जो आखिरी 1 घंटा है शाम को 7 से 8 का, वो इसी चर्चा पे रखा है कि बच्चे अपने घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ बैठें, उनसे प्रश्न करें कि जब वो स्कूल जाते थे उनके अनुभव कैसे होते थे, या अपने समय की कोई घटना है। हमारे बच्चे हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें उन्होंने बहुत सारे इवेंट्स ऐसे पढ़े होंगे जिनके बारे में सिर्फ किताबी ज्ञान है, या फोटोग्राफ से बच्चे देख के समझते हैं। उदाहरण के लिए 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता क्रिकेट का, हमारे देश ने लगातार 6-7 ओलंपिक में हॉकी के मेडल्स जीते।
वॉर हुए, इस तरह की जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, ये ऐसी घटनाएं हैं जो एक्चुअली उनके घर में जो दादा दादी है, नाना नानी, उन्होंने उसको जिया है, उन्होंने उसको बहुत महसूस किया है। तो इस तरह से जब बच्चे वार्तालाप करेंगे अपने घर के बड़ी पीढ़ी से, तो उनको न सिर्फ एक रोचक घटना, किस्से कहानी सुनने को मिलेंगे, बल्कि जब बच्चे बोलेंगे, पढ़ेंगे, तो हमारा जो भाषा ज्ञान होता है, भाषा कौशल होता है, वो बहुत सुधार होता है। जब आप अपने हम उम्र के बच्चों से बात करते हैं तो आपको एक ही तरह के भाषा, एक ही तरह के शब्द देखने सीखने को मिलती है, वो जरूरी है। परंतु जब आप अपने से एक बड़े आयु वर्ग के लोगों से जब आप वार्तालाप करते हैं, उनसे जब बात करते हैं, तो उनके जो शब्द होते हैं, जो शब्द ज्ञान होता है, वो बहुत बड़ा होता है। और निश्चित तौर पे बातचीत करने से वो जो शब्द ज्ञान होता है वो बच्चों को धीरे धीरे ट्रांसफर होने लगता है। हमारा उद्देश्य है कि जब हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम संचालित हो, उसके 2-3 महीने बाद प्रत्येक बच्चे का कम से कम 500 से 1000 नए शब्द उस बच्चे की शब्दावली में आए, सिर्फ अपने घर के बड़ों से, माँ बाप से चर्चा करके, बात करके। तो न सिर्फ उनका ज्ञान बढ़े, उनकी भाषा अच्छी हो, बल्कि इसके साथ ही उद्देश्य ये भी है कि रुचि बनी रहे, रोचकता बनी रहे पूरी प्रक्रिया में। एक प्रश्न और हम ये आपसे करना चाहेंगे कि शिक्षकों की क्या भूमिका होगी इसमें, उनका क्या रोल है, उनसे क्या उम्मीद करते हैं आप? सर्वप्रथम तो मैं इस बिंदु से शुरू करूंगा कि हमारे शिक्षकों ने कोविड के समय में अत्यंत गंभीरता से, पूरी संवेदना से काम किया। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी कोरोना के सर्वे में रहे, कोरोना की ड्यूटी में रहे, उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत सराहनीय काम किया है। और लेकिन मेरी शिक्षक साथियों से अपील भी है कि हम लोग एज अ विभाग, हमारी जो सोच है कि हम शिक्षक की क्षमताओं पे कभी हम लोगों ने डाउट नहीं किया। हमारे शिक्षकों की टीम ये वही टीम है जो इतने बड़े बड़े इवेंट्स कराती है, चुनाव कराती है, आपदा प्रबंधन कराती है, सेंसर जैसे बड़े बड़े राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम संपन्न कराती है। हमारे शिक्षकों में टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत ही मेहनतकश लोग हैं। बस हमारा उनसे एक अपील यही रहती है कि कोविड के समय सीखने की प्रक्रिया को निरंतर जारी करने के लिए अगर बच्चों को सबसे ज्यादा आवश्यकता किसी से संपर्क करने की है तो वो है शिक्षक की। तो शिक्षक बंधु, हमारे शिक्षक साथी पूरे सेवा, समर्पण और प्रेम की भावना से बच्चों से जुड़े रहें। हमने शिक्षक साथियों से यह भी कहा है कि पिछले साल का जो दक्षता उन्नयन का ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, उसके आधार पर हमारे प्रत्येक शिक्षक साथी को इस बात की जानकारी है कि सीखने के स्तर के हिसाब से हमारा किस बच्चा कौन से स्तर पे है। और पिछले वर्षों के दक्षता उन्नयन के जो अनुभव रहे हैं, जो सीखने के स्तर के आधार पर हम प्रत्येक कक्षा के, प्रत्येक शाला के बच्चों को हमने अंकुर, तरुण और उमंग सीखने के समूह में बांटा है। तो शिक्षक के पास ये जानकारी उपलब्ध है। अब हमारे शिक्षक साथियों को करना यह है कि हमारे जितने भी बच्चे जो अंकुर और तरुण जो सीखने के समूह हैं, उसमें जो बच्चे आते हैं और उनके पास मोबाइल फोन नहीं है, तो उन बच्चों से जाके उन्हें गृह संपर्क करना है और उन बच्चों को लगातार प्रेरित करना है पढ़ाई करने के लिए, अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखने के लिए। और ऐसे बच्चे जो उमंग सीखने के समूह में आते हैं, उनके पास मोबाइल फोन है, उनसे हमारे शिक्षक साथी हैं वो फोन पे संपर्क कर सकते हैं। तो कहने का आशय ये कि जो मुश्किल वक्त एक आम व्यक्ति के लिए है, वही परिस्थितियां, वही चुनौतियां हमारे शिक्षक साथियों के लिए भी है। इसलिए हमने उनके भी सुविधा को पूरा ध्यान में रखा है, ताकि कम से कम सीमित गृह संपर्क वो करें। जिन बच्चों के पास फोन है उनसे फोन पे संपर्क करें, जिनके बच्चों के पास फोन नहीं है उन बच्चों के जाके गृह भेंट करें। लोकेश जी, इस प्रक्रिया में यदि किसी विद्यार्थी को, किसी पालक को, माता पिता को कोई मार्गदर्शन की जरूरत है, कोई उनको जानकारी चाहिए, कहाँ संपर्क करें? कोई ऐसे हेल्पलाइन है, कोई आप लोगों ने व्यवस्था की है जिससे उनकी समस्या का निदान हो सके? हमारे विभाग के प्रत्येक शिक्षक हमारे हेल्पलाइन है और हमारे शिक्षक साथियों ने बहुत ही मेहनत करके करीबन 16 से 17 लाख पालक हैं, उनको व्हाट्सएप के माध्यम से जोड़ा है। हमारे प्रदेश में लगभग 50,000 से अधिक व्हाट्सएप के समूह तैयार है, जिसमें पालक और बच्चे जिनके पास फोन उपलब्ध हैं वो जुड़े हुए हैं। तो हमारा प्रयास है कि जितना ज्यादा हमारे शिक्षक, पालक और बच्चों के बीच में जो जीवंत संपर्क स्थापित होगा, उतना ज्यादा इस कार्यक्रम की गुणवत्ता है उसमें सुधार आएगा। तो प्रत्येक जो पालक है या बच्चा है वो जब चाहे अपने शिक्षक साथी से फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। यदि कोई समस्या है, मेरे शिक्षक साथी पूरा उन्हें सहयोग करेंगे उनकी समस्या के निराकरण में। जो पेरेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो आपके विभाग से किस तरह की उम्मीद रखते हैं या कर सकते हैं उम्मीद? हम लोगों ने यह निरंतर प्रयास किया है कि इस मुश्किल समय को एक
सामान्य समय का फील दिया जाए तो जब चीजें बंद होती हैं तब वो चीज जहन में आने लगती है और आपको एहसास कराती हैं कि ये मुश्किल समय है। लेकिन लॉकडाउन के अनाउंसमेंट से निरंतर विभाग ये प्रयास कर रहा है, अलग अलग कार्यक्रम लेके आ रहा है ताकि एक नॉर्मल सी का एहसास हो और स्थिति को सामान्य करने का जो फील हम देने का प्रयास करें विभागीय माध्यम से। उसमें सबसे बड़ा योगदान यही रहेगा कि हम एक आम घर में जो डिवाइसेस उपलब्ध होती हैं कैसे उनका उपयोग करके हम पेरेंट्स और बच्चों तक पहुंच रहे हैं ताकि हमारे सीखने की जो प्रक्रिया है वो जारी रहे। आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप, व्यक्तिगत रूप से क्या लोगों से कहेंगे, अभिभावकों से कहेंगे, विद्यार्थियों से कहेंगे कि इस कार्यक्रम के साथ ही साथ वो अपनी शिक्षा और अपनी अध्ययन अध्यापन की दिशा में किस तरह से वो लगे रहें जिससे इस कठिन समय में उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उनकी जो पढ़ने पढ़ाने की निरंतरता है वो बनी रहे। व्यक्तिगत क्षमता में तो क्योंकि मैं खुद एक पिता हूँ तो जिस तरह से हम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो हमारे जहन में ये बातें हमेशा आती है हमारा बच्चा है वो अच्छी से अच्छी बातें सीखे। और बच्चों के लिए उनके जो सबसे बड़े उदाहरण होते हैं या जीवंत जो उदाहरण होते हैं या बच्चे जिनको देख के सोच के बड़े होते हैं सबसे नजदीक भी महसूस करते हैं वो माता पिता ही होते हैं। तो इस समय माता पिता को अध्ययन वाली जो किताबी ज्ञान की जो गतिविधियां हैं उसके साथ साथ एक साइको सोशल इमोशनल सपोर्ट की भी आवश्यकता बच्चों को होती है, विशेषकर ऐसे बच्चे जो 14 से 18 वर्ष की आयु में हैं। उस समय बच्चों को बहुत ज्यादा इमोशनल सपोर्ट की आवश्यकता होती है और निश्चित तौर पे पेरेंट्स का भी पालकों का प्रयास होता है कि वो बच्चों को हर तरह से सपोर्ट करें। लेकिन क्योंकि अब आने वाले कुछ समय में स्कूल्स जब तक के नहीं खुलते हैं बच्चों का पूरा समय घर पे ही व्यतीत हो रहा है, तो कैसे घर के वातावरण का उपयोग कर, घर में जो उपलब्ध सामग्री है उसका उपयोग कर, घर में जो किस्से का, कहानियों का, यात्रा वृत्तांत होते हैं, जो अनुभव होती है, जीवन की सीख होती है, इसका जो एक बहुत बड़ी धरोहर है, एक बहुत बड़ा ज्ञान का स्रोत है। पालक प्रयास करें कि ये जो ज्ञान है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जरूर हस्तांतरित हो। तो उम्मीद करते हैं कि इस कठिन समय में भी बच्चे सीखते रहेंगे और ये कठिन समय उनको आसान लगेगा, उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा दीक्षा में निरंतरता बनी रहेगी और बहुत जल्दी सब कुछ सामान्य होगा। इस उम्मीद के साथ लोकेश कुमार जाटव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपसे हुई, आपका धन्यवाद।